11th फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड मीनिंग वर्ड ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे फिजिक्स है क्या, फिजिक्स की दुनिया कैसी है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मज़ेदार है, इसको पढ़ना कितना अच्छा लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। जब से दुनिया शुरू हुई है तब से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनको पढ़ा जा रहा है, नई नई चीज़ें देखी जा रही है। जैसे सबसे पहला अगर वर्ड मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ही वर्ड फिजिक्स आता है तो यहाँ एक शब्द आता है साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट मीन्स साइंस है क्या। जब से दुनिया शुरू हुई है तब से लोग नई नई चीज़ें सोच रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। क्या हो रहा है, सूरज किधर से राइज हो रहा है, किधर सेट हो रहा है, कोई बॉल है वो ग्राउंड की तरफ क्यों जा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही है और उन पे सोचा जा रहा है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू चलता आ रहा है। अब इसके अंदर अगर हम साइंस की बात करें तो वहीं से जो नॉलेज है वो नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता गया और लार्ज स्केल के अंदर हो गया तो उसको अलग अलग पार्ट के अंदर क्लासीफाई कर दिया। ये पार्ट इसमें आपका इंटरेस्ट है आप पढ़िए, ये पार्ट आपको अच्छा लगता है आप पढ़िए, ये पार्ट मेरे को अच्छा लगता है मैं पढ़ूंगा। और वही मोटा मोटा क्लासिफिकेशन कंटिन्यू आज तक चलता आ रहा है। जैसे सबसे पहले अगर कहीं ना कहीं देखें, जैसे आप बच्चे +1 में हुए हो तो आप भी कहीं ना कहीं इसी क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा हो। जैसे ही आप +1 के अंदर जाते हो आपसे पूछा जाता है आप आर्ट पढ़ोगे या साइंस पढ़ोगे। दैट मीन्स आपको भी एक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्लासीफाई करना है अपने आप को, कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर जाना है, साइंस के अंदर जाना है या फिर आर्ट के अंदर जाना है। आर्ट मतलब जो चीज़ हमारी एबिलिटी है, दैट मीन्स जैसे एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है तो वो क्या है, एक आर्टिस्ट है, वो है क्या, उसकी एक आर्ट है, वो क्या एक कला है। तो फिर साइंस क्या है, साइंस के अंदर जो चीज़ हमने पढ़ा है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, साइंस के अंदर जो नॉलेज हम पढ़ रहे हैं वो हमने हमने डेवलप नहीं किया। वो किसी ने, जो लोग स्टार्टिंग शुरू में थे जब से दुनिया शुरू हुई, उन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी, उन्होंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उन चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए, ला दिए, फिर आगे वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र किए। फिर आगे की जनरेशन आई, उन्होंने उस चीज़ को स्टडी किया, उन्होंने 0 लेवल से शुरू नहीं किया, उन्होंने उससे आगे का पढ़ना शुरू किया, उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ से उस पर अपने व्यू दिए, अपने प्रिंसिपल बनाए और सिद्धांत बनाए और उनको आगे वाली जनरेशन को दिया। फिर उससे आगे वाली जो पीढ़ी थी उस जनरेशन ने जो पीछे दोनों ला दे के गए थे, जो नियम दे के गए थे, वहाँ से शुरू किया, उसने 0 से शुरू नहीं किया। उन्होंने उसकी चीज़ों को पढ़ा और उससे और आगे सोचना शुरू किया और उस पे अपने सिद्धांत दिए, उन दोनों की चीज़ों को पढ़ के अपने सिद्धांत दिए। तो इस प्रकार जो चीज़ें पढ़ी जा रही है, जो चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही है, जो चीज़ें ज्ञान की जा रही है, जिन चीज़ों उन पे प्रिंसिपल दिए जा रहे हैं और उनको आगे वाली जनरेशन के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये पूरे का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है और यही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गेन करते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ये जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है यही स्टडी है, यही साइंस है। दैट मीन्स पूरे का पूरा जो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से जो नॉलेज गेन किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट में साइंस बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज किसका, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज नेचर का,
दैट मीन्स वो चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम किस चीज़ का नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, पूरे का पूरा सिस्टम है उस चीज़ को देख रहे हैं, ये घटित हो रहा है। जैसे सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, बॉल डाउन जा रही है, बल्ब लाइटनिंग कर रहा है, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। तो ये पूरे का पूरा क्या है, हमारे सराउंडिंग में क्या है, नेचर है। तो दैट मीन नेचर का एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। यहाँ पे हम एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब एक स्पेसिफिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर, दैट मीन्स उसका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता क्या है, जैसे हमने स्टडी कर ली, हमने नॉलेज ले लिया, हमें पता चल गया बॉल नीचे क्यों जा रही है, हमने पढ़ा है, 2 मिनट में पढ़ लिया, किसी ने उस पर सर्च की थी। बट ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है क्या, तो उसके लिए क्या होता है कि स्पेसिफिक या सिस्टमेटिक स्टडी होती है, और उस स्टडी के जो मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेथड्स टू सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी। तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे आता है, और स्टडी किसकी होगी, जैसे हमने पहले ही बताया, नेचर की, क्योंकि हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हम सराउंडिंग में देखते हैं, वही चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जो हम सराउंडिंग में देखते हैं, और उन्हीं का नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टर्म है उसी को ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को कैसे गेन करें, उसके लिए कुछ सिस्टमेटिक हैं और साइंटिफिक स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स, उन मेथड्स को हम यहाँ स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हमारे माइंड के अंदर जानने की जिज्ञासा तभी आती है जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे किसी ने देखा बॉल क्या हो रही है, ऑटोमेटिक डाउन जा रही है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये डाउन क्यों जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही। या फिर देखा नदी का पानी है, नदी का पानी हमेशा हाइट से क्या जा रहा है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है। तो वो क्यों जा रहा है, ग्राउंड से उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा। तो दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और उस ऑब्जर्वेशन से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम ऑब्जर्वेशन। हम चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, हम चीज़ को देखेंगे, तभी उस पर सोचना शुरू करेंगे। और जहाँ से सोचना शुरू करते हैं वहीं से हमारा नॉलेज प्राप्त करना शुरू होता है। उसके बाद सेकंड थिंग, जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा है बुक्स के अंदर कि जो स्टार थी उनकी पोजीशंस चेंज हो रही थी। तो जो पहले जो जिनका नॉलेज था उन्हें फिलोसफर बोलते थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी पोजीशन क्यों चेंज हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। उस सब को, उन चीज़ों को जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब स्टडी नहीं करेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे तब हम क्या करेंगे, उन पर सोचना शुरू करेंगे और वहीं से स्टडी होगी। तो सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन। दूसरा है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं, और जिस जगह पे देखते हैं उसे लैब बोलते हैं। हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या फिर बोल दें एक्सपेरिमेंट। हम जो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो नेचर के अंदर देखा उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमने बोला पानी क्या आता है, हाइट से ग्राउंड की तरफ आता है। वो ग्राउंड से हाइट की तरफ नहीं जा रहा होता नदी के अंदर पानी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पाइप लिया, उस पाइप के अंदर पानी डाला। हमने फिर क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई किया। जब तक हमने उसके दोनों लेवल्स, दोनों एंड्स क्या रखे, सेम लेवल पे रखे, तो वाटर फ्लो नहीं हो रहा था कोई साइड के अंदर। पर हमने उसमें चेंजेस किए धीरे धीरे।
हमने देखा इसको इधर कर रहा हूँ तो वो क्या जा रहा है, एक साइड के अंदर जा रहा है, फिर इसको इधर से हाइट दे रहा हूँ तो दूसरी साइड के अंदर जा रहा है। तो हमने देखा इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं ये हाइट मैटर करती है। दैट मीन्स इसकी कोई बाद में हमें पता चला भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल काइनेटिक, ये सब ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन की वजह से वो लो हाइट की तरफ जा रहा है। तो स्टार्टिंग के अंदर ऑब्जर्व किया गया, और कहाँ किया गया, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट के थ्रू लैब के अंदर। और लैब के अंदर क्या किया, जो नेचर में हो रहा था, जो हमने ऑब्जर्व किया था, उसकी नकल की गई, और वहीं से हमारा सोचना शुरू हुआ कि ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ से हमने उसके रीज़न खोजने शुरू किए। हमें पता चला कि अगर हम इसको हाइट देते हैं तो ग्रेविटेशन एक फैक्ट आता है, और उसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से वो क्या जाता है, नीचे की तरफ है जाता है। तो रियल ज्ञान और जो रियल नॉलेज है हमारा, वो कहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेबोरेटरी से, लैब से शुरू हुआ। दैट मीन्स नॉलेज बुक्स से ज़्यादा कहाँ से मिलता है, हमें बुक से मिलता है, बट बुक से ज़्यादा हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो माइंड है, वो कहाँ पर करता है, लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर हम नकल करते हैं नेचर की, और हम उसके रीजन्स खोजने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से हमारा माइंड सोचना शुरू करता है। तो इससे इतना ये भी क्लियर है कि लैब कितना इम्पोर्टेंट है नॉलेज गेन करने के लिए, या कोई भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। वहाँ से हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है। उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। कंट्रोल्ड का मीनिंग हमने देखा सन रेज आ रहे हैं, सन रेज रेनी डेज के अंदर क्या हो रहे हैं, वहाँ पे फॉल कर रहे हैं, और वहाँ पे एक क्लाउड पैटर्न बन रहा है। हमने बोला उसको रेनबो। तो वो पूरे का पूरा रेनबो बनने का रीज़न क्या था, हमने उसको क्या किया, सन रेज से, वाटर ड्रॉपलेट से रेनबो जनरेट हो रहा था। हमने क्या किया, हमने प्रैक्टिकल किया लैब के अंदर, हमने प्रिज्म बनाया एक। हमें पता चला होता क्या है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स पे सन रेज जब पड़ती है तो वो क्या कर देता है, उसको 7 कलर के अंदर क्या कर देता है, बांट देता है, डिस्पर्स कर देता है। तो हमें पता चला कि ये जो सनलाइट है वो कितने कलर्स के अंदर बंटी हुई थी, कितने कलर से बनी हुई थी, 7 कलर से। तो ये पूरे का पूरा हमने वहाँ स्टडी किया। बट एक चीज़ है, हमने देखा रेनबो बन रहा है, बट एक पर्टिकुलर हाइट पे बन रहा है, पर्टिकुलर एंगल पे बन रहा है। उससे अगर एंगल चेंज हो रहा है, हमने देखा उससे नीचे भी वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट है, उससे ऊपर भी वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट है, पर वहाँ रेनबो नहीं बन रहा। तो उसका रीज़न क्या था कि जो एक्सपेरिमेंट है दैट शुड बी कंट्रोल्ड। कोई ना कोई कंडीशन होएगी, और उस कंडीशन से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होएगा, और उस एक्सपेरिमेंट से हम क्या करेंगे, उस पर सोचना शुरू करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड इसका स्टेप है वो है रीजनिंग, एनालिसिस। रीजनिंग या एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर हम सोचते हैं कि अगर ऐसे हुआ, दैट मीन्स पानी हाइट्स पाइप के अंदर एक साइड में फ्लो कर रहा है, तो उसका रीजन है उसकी एक साइड हाइट पे है, दूसरी नीचे है। तो उससे क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको नीचे लेके जाती है। तो हमने उस पर सोचना शुरू किया। ये सोचना क्या कहलाता है, रीजनिंग। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट पे हमने जो किया भी इस वजह से हो रहा है, उसके पीछे का रीजन जानते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग 2 तरह की होती है। नंबर 1 क्वालिटेटिव, रीजनिंग, और नंबर 2 क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम उसका रीजन बताते हैं भी रेनबो बनेगा, क्यों बनेगा, वाटर ड्रॉपलेट उसके 7 कलर को अलग कर देगा। बॉल गिरेगी, क्यों गिरेगी, क्योंकि उसके अंदर मास है, इसके अंदर मास है, हो सकता है दोनों मास अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम बॉल को हाइट पे फेंकेंगे तो वो एक लिमिट के बाद रुकेगी। ये सारे का सारा रीजन बताते हैं। और क्वालिटेटिव
क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, उसके अंदर हम एक वैल्यू देते हैं, एक कंडीशन देते हैं, परफेक्ट कंडीशन। जैसे हमने बताया रेनबो, अगर रे ऑफ लाइट सन की और हमारी आई साइड पे 42 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है तभी रेनबो बनेगा, अदरवाइज रेनबो नहीं बनेगा, उससे ऊपर नहीं बनेगा, उससे नीचे नहीं बनेगा। अगर वाटर वेपर जो है उनको स्टीम जो है या वाटर वेपर जो है उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनको कोल्ड करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है इस पे जाके ऐसे होएगा, इसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये होता है रीजनिंग, उसके बारे के अंदर स्टडी करना। अब हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया, हमने देखा ये हो रहा है, फोर्स लग रहा है, मास लगा रहा है, उस पर हमने रीजनिंग की, हमें पता चल गया। तो उसके बाद जो मेन स्टेप होता है वो होता है फॉर्मुलेशन या मैथमेटिकल मॉडलिंग भी बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग की है, जो कंडीशन लगाई है, जो चीज़ जिन बातों पे डिपेंड कर रही है वो बताई, कितने पे कैसे डिपेंड करेंगी वो बताएंगे, और उसको एज एक फार्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, एक फार्मूले का रूप देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पॉइंट टू पॉइंट बताती है इस पर। जैसे हमने लिखा यहीं पे एक फॉर्मूला, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है मान लो, तो ये क्या होता है, Gm/r²। दैट मीन्स ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यहाँ सीधा सीधा बता रहा है कि अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये वैल्यू, ये जो उसको एक पर्टिकुलर रूप देने के लिए एक फॉर्मुलेशन की इस वैल्यू पे कैसे डिपेंड करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। ये बहुत मेहनत के बाद जनरेट होती है, वर्षों लग जाते हैं। हमने तो इसको डायरेक्ट पढ़ लिया, किसी ने लिखा, उसने बार बार एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। जैसे उसने देखा इतनी डिस्टेंस पे डबल होएगा या हाफ होएगा, तो उसने वो बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, और जब प्रूव हो गया उसने उसको बार बार देखा है, जब करेक्ट आया तो वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, और उसने उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग से एक मैथमेटिकल फॉर्मूले का रूप दे दिया। उसके बाद जब मैथमेटिकल हमने ऑब्जर्व किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया, रीजनिंग की, रीजन पता लगाए, और मैथमेटिकल मॉडलिंग की एक फॉर्मूले का रूप देके रिप्रेजेंट किया, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फिफ्थ, वो आता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, जो चीज़ या जो फार्मूला हमने तैयार किया है क्या वो प्रेडिक्ट होता है, हम आने वाले, जैसे लैब के अंदर अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मून जो अर्थ है वो क्या है, उसके चारों तरफ, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा गया, अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, सन रिवॉल्व कर रहा है, और उसके रिवॉल्विंग से डे और नाइट बन रहे हैं। बट प्रैक्टिकल वहाँ पे कंट्रोल्ड मैनर के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई। उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर मैं मून उसको अर्थ को भी रोटेट करता हूँ तो भी डे एंड नाइट बनते हैं। तो वहाँ से जो पूरे का पूरा प्रेडिक्शन तैयार हुआ। ऐसे ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, अर्थ बीच में आएगी, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, तो वो अगर उसके रीजन दे दिया कि अगर क्या होएगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, अगर अर्थ सन और उसके बीच में आ जाएगी, सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, चंद्र ग्रहण बोलेंगे। तो वो हमने पढ़ लिया। बट क्या नेक्स्ट आने वाले टाइम के बाद जब भी मून उसके बीच में, अर्थ उसके बीच में आ रही है सन और मून के, तो क्या उस टाइम चंद्र ग्रहण लग रहा है? अगर लग रहा है तो हम बताते हैं भी अगर उस टाइम ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और अगर वो ऐसा होता है तो हमारी प्रोडक्शन, उसे क्या बोलते हैं, हमें प्रेडिक्शन बोलते हैं, भविष्यवाणी बोलते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे प्रेडिक्शन के अंदर हम उस चीज़ के आगे की एक किस्म से बताते हैं भी इतने टाइम बाद जब दोबारा ऐसा होएगा तो ये होएगा। और प्रेडिक्शन के बाद हम क्या करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं प्रेडिक्शन क्या, वो अगर हुआ तो इसका मतलब हमारी जो वेरिफिकेशन है वो क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम क्या करते हैं, उसको एक ला का रूप दे देते हैं, पूरी की पूरी प्रेडिक्शन करेक्ट होती है। और अगर हमारी जो वेरिफिकेशन है, हमने बताया इतने साल बाद मून वहाँ आएगा और ऐसा नहीं, ऐसा होएगा, और वो अगर नहीं होता तो ये पूरी की पूरी वेरिफिकेशन क्या हो जाती है, फॉल्सीफाई हो जाती है, और हम वापस कहाँ आ जाते हैं, जीरो लेवल पे आ जाते हैं। फिर वहीं से सोचना शुरू करते हैं और ला बनता है। तो ये एक पूरे का पूरा एक सिस्टमेटिक स्टडी का एक वे होता है, और वहाँ से जनरेट होती है एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, और जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है उसे क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो एक्चुअल के अंदर साइंस ये पूरे एक सिस्टमेटिक स्टडी के मेथड से जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है वही साइंस होता है। यानी कि हमें बताना पड़ता है साइंस के अंदर कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसका रीज़न ये है, इसके अंदर फॉर्मूला ये है, और ये टर्म लगेगी और ये प्रेडिक्शन होएगा उसका, तो वो क्या बन जाती है, एक साइंस बन जाती है। कई बार हम सीधा बोल देते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो हमें पता नहीं, तो वो हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा था, तो दैट मीन्स वो या तो वो साइंस है क्या, वो साइंस नहीं है, वो या तो क्या है, अंधविश्वास बोल सकते हैं, या फिर हमारी आस्था है। साइंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस स्टेप के प्रोसेस से वेरीफाइड होकर एक लॉ बनेगा, उसे उस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। तो साइंस क्या हुआ, सिस्टेमेटिक स्टडी, पूरे नेचर का एक सिस्टेमेटिक वे से नॉलेज गेन करना क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। और एक सेकंड जो मेन व्यू है साइंस के अंदर है वो ये है कि साइंस के अंदर नथिंग इज फाइनल, साइंस के अंदर कुछ फाइनल नहीं होता। जैसे क्या है, किसी ने कुछ किया, हो सकता है आने वाले टाइम में आगे आने वाला कोई उसको अलग सिद्ध कर दे। जैसे स्टार्टिंग में न्यूटन ने बताया रे क्या होएगी, एक तीर की तरह आती है और अर्थ तक पहुंचती है, सूर्य से सनलाइट एक एरो की तरह आती है, रे के रूप में आती है। उसके बाद क्या किया, हाइजन ने उसको गलत बताया और बोला कि ये एक वेव की तरह आ रही है, जैसे वाटर वेव एंटर करती है वैसे ही, जैसे वाटर वेव एंटर करता है और पूरे जैसे रूम में एंटर कर रहा है तो चारों साइड के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो वैसे ही क्या है, लाइट भी क्या आ रही है, यहाँ आ रही है और चारों साइड में स्प्रेड हो रही है, एक तीर की तरह सीधा वॉल पे नहीं लग रही। तो उन्होंने सिद्ध किया कि वाटर एक वेव का मोड है, और हमने वेव ऑप्टिक्स शुरू की और वहाँ पे बहुत सारे फिनोमिनन पढ़े। उसके बाद न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, और उसके बाद अगर हम अब देखें तो उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिनन हम वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लाइट को एज ए फोटोन के रूप में स्टडी कर रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा कहने का मतलब एक आ रहा है, अगर दूसरा उसको वहाँ से पढ़ रहा है और उससे आगे उसके रीजन देके और उसको बेटर प्रूव कर रहा है। जैसे कोई व्हीकल है, अगर कोई कंपनी बना रही है कोई व्हीकल, तो जब वो बनाती है तो उसके अंदर सब तरह की क्वालिटी डालती है, और बट वो फाइनल नहीं होता। आने वाले टाइम में क्या होता है, उससे बेटर क्वालिटी का व्हीकल जनरेट हो जाता है। तो दैट मीन्स वही साइंस है, साइंस के अंदर कुछ भी फाइनल नहीं होता। तो ये इसका पूरे का पूरा सिस्टमेटिक स्टडी साइंस। और इसके अंदर अगर हम नेचर की स्टडी बोल रहे हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन, तो उसे क्या बोलेंगे, फिजिक्स। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स हैं, दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं उनको, टू मेन थ्रस्ट एरियाज। टू स्टडी द फिजिक्स ऑफ थ्रस्ट एरियाज का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थ्रस्ट मतलब प्रेशर को, मतलब दबाव, कौन से जो मेन दो पार्ट है जिन पे हमें मैक्सिमम सोचना है या मैक्सिमम दबाव देना है, तो उनमें हम दो बातें लेके चलते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, और सेकंड जो पार्ट है वो है रिडक्शनिज्म।
फर्स्ट जो पार्ट बना वो यूनिफिकेशन बना और सेकंड बना वो रिडक्शनिज्म बना। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है? देखो, अगर यूनिफिकेशन का मीनिंग है बहुत सारे फिनोमिनन्स को, बहुत सारी प्रोसेस को एक सिंगल लॉ के अंदर स्टडी करना, या फिर हम नॉर्मल ले में लेके चलें, जैसे हम क्या करते हैं, कोई लंबाई मेजर, कपड़ा मेजर करते हैं तो हम उसको गज में भी मेजर कर लेते हैं, हाथ से भी मेजर कर लेते हैं, इतने हाथ हो गया, या फिर फुट में भी मेजर कर लेते हैं। तो वो क्या बनाता है? स्टडी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उस पूरे सिस्टम को, वर्ड के पूरे सिस्टम को एक सिंगल यूनिट के अंदर लेके आते हैं, एक मिनिमम सिंगल पॉसिबल यूनिट के अंदर लेके आते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो स्टडी को ईजी बना देता है, मेजरिंग प्रोसेस को ईजी बना देता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन क्या हुआ? यूनिफिकेशन लॉ ये बताता है हमें कि जो पूरे का पूरा प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस, ए नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स कैन बी स्टडीड अंडर ए सिंगल लॉ। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे लिखा भी है, बहुत सारी उसको मिनिमाइज करने की कोशिश भी की गई है। आइंस्टीन ने किया, हॉकिंग ने किया, या फिर मैक्सवेल की इक्वेशन देखें तो उस 4 इक्वेशंस के अंडर में बहुत कुछ यूनिफाई करने की कोशिश की। सेकंड जो पार्ट है वो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मीनिंग है कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म की अगर स्टडी करना है तो उसको क्या करते हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट छोटे छोटे पार्ट है उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो वो प्रोसेस क्या आ जाएगा? सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा पढ़ना। तो इस प्रकार रिडक्शनिज्म क्या हुआ? रिडक्शनिज्म कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ के स्टडी करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शनिज्म। अब अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, या फिर पानी को इकट्ठा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो क्या ऐसा क्या हुआ? तो उसको स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कोल को बारीक पीसा जाता है, उसको बर्न किया जाता है। कोल को बर्न करने से CO2 प्लस बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अच्छा, वो हीट हम किस लिए यूज करते हैं? वाटर को देते हैं। वाटर से क्या होता है? वाटर से वाटर वेपर बनते हैं और सैचुरेटेड स्टीम बनती है। सैचुरेटेड स्टीम से क्या होता है? जब वो हीट गेन करती है तो उसमें एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उस प्रेशर को हम क्या करते हैं? उस प्रेशर को हम यूज करते हैं टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, उन ब्लेड्स पे क्या करते हैं? किसी नोजल से लगाते हैं। अब क्या होता है? वो प्रेशर इस टरबाइन के ब्लेड्स को क्या करेगा? रोटेट करेगा। इस टरबाइन को हम क्या कर देते हैं? किसी अल्टरनेटर से ऐड कर देते हैं, जो नॉर्मल लेवल में जनरेटर बोलते हैं। तो वो जब घूमता है तो उसके अंदर भी क्या होता है? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लोड कंडक्टर बने होते हैं, कॉइल्स बनी होती है। वो जब घूमते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो EMF जनरेट होती है, और एटलीस्ट करंट जनरेट होता है। तो दैट मीन्स कोल से इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए हमें सारे प्रोसेस के इंडिविजुअल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हमें रिडक्शनिज्म। तो ये था मेथड फिजिक्स को पढ़ने के लिए, और 2 मेन टर्म्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म टू स्टडी द। अब उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले फिजिक्स होता है क्या है, साइंस होता है क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट की हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे गए तो हमने बोला ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कैसे गेन किया गया, और उस फिजिक्स को स्टडी कैसे करेंगे। और अब है कि हम इस चैप्टर के अंदर एक स्टेप रहता है, वो है स्कोप्स ऑफ फिजिक्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।